सिद्धार्थ भाई, आपके साथ खासकर ऐसे माहौल में सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ। हाय, मैं हूँ अभिजीत सावंत और पहली बार मैंने बहुत दिल खोलकर बातें की हैं क्योंकि एक आर्टिस्ट और दूसरा आर्टिस्ट जब साथ में बैठते हैं फिर उसमें कोई फेकिज्म नहीं होता, कोई नकली नहीं होती, सिर्फ दिल से दिल की बात होती है। और सिद्धार्थ भाई के साथ मैंने इतनी सारी बातें की है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। फर्स्ट इंडियन आइडल विनर अभिजीत सावंत मेरे भाई। कैसे हो यार? वेरी गुड ये सर, मुस्कुराहट, ये लाफ्टर मैं समझ चुका हूं भाई। तुम भी समझ चुके हो कि नहीं? मैं भी समझ चुका हूँ, आप बस बोल दो। वो लोग जो सुन रहे हैं वो भी समझ चुके हैं इस चीज को कि ये क्यों बैठा है आज यहाँ पर। तुम्हें याद नहीं होगा तो एक बार मैं लोखंड वाला सर्कल मुंबई में जा रहा था। रात के 12 बजे थे ऐसे कुछ। और तुम रोड क्रॉस कर रहे थे, तुम गाड़ी पार्क किए थे, तुम रोड क्रॉस कर रहे थे पैदल। मैं रोका, मैं गाड़ी से उतरा और मैंने कहा यार अभिजीत सावंत, मैं हूं सिद्धार्थ कन्नन और तुम स्माइल कर रहे थे। मैंने कहा मैं रेडियो वीडियो करता हूं। मैंने कहा यार मैं बहुत बहुत प्रभावित हूं तुम्हारे विन से। और तुम स्माइल कर रहे थे, बड़े स्वीटली कहा था तुमने। और तुम चले गए, किसी घर जा रहे थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार वाकई में ये लड़का बहुत बड़ा स्टार है, पर उसने हैंडल अच्छा किया। कि जब तुम मुझसे मिले तो तुम ऐसे ही स्माइल कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके। ऐसा नहीं था कोई गुरूर था। और क्योंकि मैंने भी उस समय तक थोड़ा काम किया था, तो मुझे समझ आता है गुरूर, घमंड क्या होते हैं। तुमने बड़े आसानी से मुझे भाई ऐसे स्वीट किया। जेन्युइनली बताओ, वो स्टारडम तुम्हें हिट किया दिमाग में कि नहीं? उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वो मोमेंट मुझे भी याद है। याद है क्या? या मुझे याद है, ये सर्कल के पीछे वाला जो, तो सर तभी मर्सिडीज थी आपके पास। सर मर्सिडीज से सामने, मेरे सामने रुकी। मैं बोला यार मर्सिडीज से कौन अभी उतरेगा। सर उतरे तो ऑफ कोर्स मैंने इनका काम देखा था एंड ही वाज बीन वेरी पॉपुलर पर्सन ऑन टेलीविजन। तो सिद्धार्थ मतलब देख के तो मैं बोला कि यार आई नो दिस गाय, ही इज सो फेमस। एंड अभी वो मुझसे मिलने आया एंड ही इज ऑलवेज बीन, यू बीन लाइक एकदम फुल ऑफ लाइफ ना इधर। अरे का अभिजीत यार, तुम यार बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। आज भी मुझे याद है, इन्होंने नोकिया का वो ऐसा फ्लैप वाला फोन था। मैंने सोचा तेरे को याद ही नहीं है। बाय गॉड सर, ऐसा वो फोन खोला, तेरा नंबर दे मेरे को। आई स्वेयर बाय गॉड कह रहा हूं, मुझे लगा कि तू भूल गया भाई। नहीं, मुझे याद है, मैं हर चीज याद रखता हूँ। तो वो एक मोमेंट था मेरे लाइफ में। मैंने देखा कि यार कितना अच्छा आदमी है एंड यू नो ही इज ग्रीटिंग मी सो वेल, क्योंकि मैं तभी नया था इंडस्ट्री में और आपको एक सीनियर आपको इतने अच्छे से प्यार से यू नो ग्रीट कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। बट आई नेवर नो कि हाउ टू ग्रीट अदर्स, यू नो। तुम शाय हो? शाय था मैं। एंड यू नो हमारे इंडस्ट्री में एक प्रोटोकॉल टाइप है, यू नो अगर सामने से कोई तारीफ करे तो हमें भी उस अरे भाई थैंक यू भाई, ये सब और तू भी छा रहा है। हाँ, तू भी छा रहा है यार, तू भी कितना अच्छा काम कर रहा है, ये बोलना हमारा एक ये है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग ऑल्सो, बिकॉज यू नो आर्टिस्ट और म्यूजिशियन कोई भी हम कहें तो अप्रिसिएशन के तो हम लोग भूखे हैं, यू नो। तो वी एंजॉय व्हेन समबडी इज अप्रिशिएटिंग योर वर्क, यू अप्रिशिएट देयर वर्क, यू गेट इंस्पायर्ड बाय देयर वर्क, और उसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वो मुझे याद है मोमेंट, आज भी याद है। और बहुत बहुत अच्छा लगा था। आज भी उस चीज मैं भूल नहीं सकता, वो फ्रेम मेरे दिमाग में है। माय गॉड, मैं तक भूल गया था। मेरा वो नोकिया कम्युनिकेटर था और तुमको याद है? दैट शोज ट्रू ह्यूमैनिटी। तुमने बोला था उस समय तुम्हें डर था सोनू निगम और अनु मलिक के हार्श क्रिटिसिज्म के साथ। उन्होंने कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म तुम्हें दिया जिसने तुम्हें एक्चुअली शेकअप किया? मैं एक्चुअली तभी क्या था, हम लोग बात करें ऑलमोस्ट 2005 की, तो तभी ऐसा होता था कि कोई सोशल मीडिया तो था नहीं। सारे जो स्टार्स थे वो एकदम अलमारी में बंद एक अच्छी सी वो डॉल की तरह थे, जिनको हम दूर से देख सकते हैं ना, ऐसा ही उनका ऑरा था। तो जब इतने बड़े लोग, और सोनू जी तो हमारे लिए भगवान की तरह थे, मतलब एक
जिनसे हम गाना सीखेंगे, म्यूज़िक सीखेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे। भाई ये कल का लड़का यार इतना बड़ा हो गया, यंग 30s में ही वॉज दैट टाइम। तो अगर वो उन्होंने कुछ कह दिया नेशनल टेलीविज़न पे, तो क्या, कैसे हम उस ज़िल्लत को लेके आगे बढ़ेंगे? ये ज़्यादा प्रेशर रहता था कि क्या ये लोग कहेंगे हमें शो में। तो वो प्रेशर हमेशा रहा है, सोनू जी या अनु जी या कुछ बोल ना दे हमें म्यूज़िक के ऊपर कि यार तुमने आज अच्छा नहीं गाया, कहाँ लेके जाएंगे वो दुख को। तो वो हमेशा स्ट्रेस रहा, वो प्रेशर रहा। लेकिन थैंकफुली मुझे कभी ऐसा हाश इतना कमेंट कभी नहीं आया। और मुझे पता था कि ये चीज़ कभी होनी नहीं चाहिए कि कोई आपको हाश बोले, तो हमेशा उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अगर देखा जाए तुम आए, इंडियन आइडल जीते, शोज किया, फेम पाया, तुम्हारे इंडिपेंडेंट एल्बम्स भी 2 तो सुपर हिट थे जी जी, एंड गाने तो सब जानते हैं जी। तुमने प्लेबैक सिंगिंग भी किया इमरान हाशमी की फिल्मों में एंड स्टफ लाइक दैट। फिर उसके बाद वो सक्सेस जिस मुकाम तक जाना चाहिए उस मुकाम तक क्यों नहीं गया भाई? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि क्यों, तभी तो मैं यंग भी था, मतलब हमें क्या होता है ना, मतलब एक इसका बहुत बड़ा एक आंसर है एक्चुअली देखा जाए तो। पर हम लोग जो है, कोई भी आपने तो देखा है, स्ट्रगल किया है, लाइफ देखी है, इंडस्ट्री देखी है, बट आज सुनने वालों को, देखने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये लाइफ में जब इंडस्ट्री में लोग आते हैं तो शुरू एकदम ज़ीरो से करते हैं ना। आप सभी ने शुरू ज़ीरो से किया है, आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 बनते, 2 से 4 बनते, फिर 4 से 8 बनते। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जोड़ते हो, आप उनका एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, और फिर आपको काम मिलने शुरू होता है, आप उस तरह से ढल जाते हो। जब हम लोग आए ना, हम लोग कहीं पे एकदम से ना ही हम लोग नीचे थे, ज़ीरो से शुरू किया हमने, ना ही हम वहाँ पर थे जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी मतलब हमें जहाँ पर पुश इन कर दिया था या पुट इन कर दिया था। तो वो वहाँ पे उस चीज़ को संभालना, उस एज में, उस सिचुएशन में, उन बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था। उस जगह को, उस चीज़ों को समझना। आइडल में एक कंपटीशन है, आप जीतते हो, आप अपना एफर्ट डालते हो, आपने जितनी मेहनत की है वो डालते हो, लेकिन वो होने के बाद आपको अभी 1-on-1 लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है ना, जो इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं। उनके सामने आप कौन हो भाई? अनु मलिक के सामने आप क्या ही हो? 6 महीने पुराने आप आर्टिस्ट हो, अगर देखा जाए तो, या किसी भी बड़े आर्टिस्ट के सामने, उनके सामने। इसलिए तो लोगों का स्ट्रगल 10-10 साल का होता है, 15 साल वो लोग स्ट्रगल करते हैं, फिर उनको काम मिलना शुरू होता है। और दूसरी एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने भी प्लेबैक किया है, मुझे आते ही आशिक बना आपने जैसी फिल्म में प्लेबैक मिला। पर आपको हिट गाना मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, प्लेबैक में खासकर। और ये लोगों को समझ में नहीं आता, कई बार लोग ये समझते हैं कि गाना मिलना चाहिए, एक सॉन्ग मिलना चाहिए, बट वो सॉन्ग तो कई लोगों को मिला है। वो लोग टिकते हैं या वो लोग आगे बढ़ते हैं जिनका पहला गाना बड़ा हिट होता है या एक सुपर हिट सॉन्ग मिल जाता है। आप किसी का भी करियर निकाल के देख लो, सोनू जी देख लो या अरिजीत देख लो, तुम ही वो मिला है उसको, या सुनिधि मस्त जैसा एल्बम मिला है, या श्रेया को देवदास जैसा एल्बम मिला है पूरा। हर किसी को जो है करियर का जो बूस्ट है, खासकर प्लेबैक में आपको एक बड़ा गाना मिलना बहुत ज़रूरत है। उसके बाद लोग अपना गाना लेके खड़े रहते हैं, जो गाने हिट है जो गाने ऑलरेडी अच्छे हैं और वो आपसे गवाना चाहते हैं। फिर प्लेबैक सिंगर का काम बहुत बहुत आसान हो जाता है एक तरीके से कहे तो। और वो जब तक आपको टहनी नहीं मिलती ना, तब तक आप वो स्विंग नहीं ले सकते, और वही उसके लिए ही सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। और वो स्ट्रगल लक भी है, उसमें लक भी होता है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, उसमें आपका एफर्ट भी है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी है, सिचुएशन भी है। हम लोग बिजी भी रहे हैं बहुत स्टेज पे, वी यूज्ड टू परफॉर्म, वी यूज्ड टू गो एवरी डे, एवरी नाइट वी यूज्ड टू परफॉर्म, हर दिन। मतलब एक टाइम तो ऐसा था कि मैं बैग रखता था, दूसरा बैग लेके वापस शो पे जाता था। इतना एक कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी लेकर आया हूँ घर के बाहर, और घर तक भी नहीं गया हूँ, घर में गया ही नहीं हूँ, गाड़ी में ही सोया हूँ आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि एक होमली माहौल में आ जाऊँ मैं।
फिर वापस उसी गाड़ी में ड्राइवर आता था, फिर लेके वापस एयरपोर्ट पहुंचता था। तो उस तरह से टाइम था, उसमें आप प्लेबैक के लिए स्ट्रगल करो तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू दैट रियल जोन जहाँ पर आप रोज़ टाइम स्पेंड करो स्टूडियो के बाहर, खड़े रहो, आप एक माहौल बनाओ, दोस्ती यारी बनाओ म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ, और उस माहौल के साथ फिर काम मिलता है। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट आई स्टिल बिलीव कि पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। आप पॉजिटिव हो तो आज नहीं तो कल चीज़ें अच्छी होती है, और वो हुई भी है। कभी उस दौरान जब ये एलूसिव प्लेबैक हिट नहीं मिला, राइट, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, ये सब हुआ था क्या? मेरी लाइफ में सबसे बड़ा अगर लो पॉइंट मैं कहूँ तो कोविड के टाइम आया। मैं हमेशा अपने आप को समझाता था कि भाई चीज़ें बदलेंगी, और नहीं भी बदली तो अपने आप को कभी लेट डाउन मत करना, तो दैट वाज द लोएस्ट पार्ट। एंड लो इसलिए था क्योंकि उस वक्त काम नहीं था, ऑब्वियसली उस वक्त काम नहीं था, शोज नहीं था, रिजर्व में थे सब लोग, हम लोग चल रहे थे। जो लोग मतलब जॉब वाले थे उनको तो हाफ पगार तो मिलती थी, हमको तो कौन पगार देगा, एंड वी हैव आवर सिस्टम गोइंग ऑन, अपनी अपनी चीज़ें हैं जो खरीदी हुई है, महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, ये सब भी चल रहा है। देन आई रियलाइज कि नहीं बॉस, ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है कितनी नहीं है हमें सोचना चाहिए। अमित ने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स किए। उन्होंने कहा कि जो म्यूजिक डायरेक्टर शो पे होते या जजेस होते, वो भरपूर तारीफ करते हैं पार्टिसिपेंट्स की। यार तुम ही हो, दिस इज इट, तुम रॉक कर रहे हो। वो नए पार्टिसिपेंट्स को उस मुकाम तक उठा देते। और जब वो कंटेस्टेंट रियलिटी शो के बाहर आता है, उसको पता चलता है यार मैं तो इतना अच्छा हूं ही नहीं। क्या तुमको लगता है कि जो जजेस होते हैं रियलिटी शो में ओवर प्रेस करते हैं कंटेस्टेंट्स को, जहां पर उनको रियलिटी जो फेस करना है वो चले जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आप जब एक छोटा बच्चा आता है और वो आपको एक आधी अधूरी पेंटिंग भी दिखाता है तो आप उसको प्रेस करते ही हो ना। आपको मालूम है वो शायद इतनी अच्छी भी नहीं है, बट आप उसको इसलिए प्रेस करते हो क्योंकि उसका मनोबल बढ़े। पर आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस चीज़ को नेगेटिवली लोगे और ये सोचोगे कि अरे मेरी तारीफ कर दी तो मैं तो दुनिया का बेस्ट सिंगर हूँ, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू कीप ट्राइंग कि आपको आगे जो लोग सामने आएंगे वो आपको क्या, आपका उस दिन का तारीफ उस दिन का तारीफ है, ख़त्म हो गई तारीफ। नेक्स्ट डे आपको वापस परफॉर्म तो करना है ना, तो नेक्स्ट डे आपको वापस आना पड़ेगा, नेक्स्ट डे वापस गाना पड़ेगा, नेक्स्ट डे आपको उतनी ही बड़ी कंपटीशन है। जैसे क्रिकेटर्स आज एक मैच आप 9 मैच जीत गए, एक मैच हार गए ना सर, तो वैसा ही है। यू कांट से कि मैं बस प्रेज से खुश हो गया और मुझे लोग प्रेज कर रहे हैं इसका मतलब मैं अच्छा हूँ। बट आपको प्रेज किया जाएगा जब आप अच्छा करोगे। कई बार तो लोग जाते हैं और पैर भी पड़ते हैं कंटेस्टेंट के। दैट डजंट मीन दैट कंटेस्टेंट इज बिकम बिगर देन इवन द जजेस, बट इसमें क्या है ना अभिजीत, उस वक्त कंटेस्टेंट्स यंग है, तुम लोग यंग थे, उस वक्त इतनी मेच्योरिटी तो नहीं होती है ना कि भाई ये जो है जजेस जो कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं तो मुझे अपने आप को रोकना है, मुझे अपने आप को कैरिड अवे नहीं होना है। यंग बच्चे लोग कैसे ये समझ पाएंगे भाई? ये अगर सपोज अगर जजेस से आप नहीं समझ पाओगे तो फिर लोगों के सामने क्या करोगे? तब तो हजारों लाखों लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, आपके लिए आपका नाम पुकार रहे हैं, स्टेडियम भर रहे हैं, बड़े बड़े मैदानों में आप परफॉर्म कर रहे हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, शाहरुख खान साहब मेरे साथ 15 मिनट हाथ पकड़ के ऐसे, तो मैं बहुत नर्वस आदमी हूँ, मैं ज़्यादा हाथ पकड़ नहीं सकता मैं बात करने के लिए, तो वो बात कर रहे हैं आप, मतलब ये लोग सब आपको अच्छा ही बात करने की कोशिश करोगे, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और दुनिया बदल रही है। तो इंडियन आइडल का स्टारडम था जी, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा फेड आउट होने लग गया था, राइट? जी। उस वक्त वो हिट किया तुम्हें कि यार जो लोग मुझे एक स्तर पर रख रहे थे वो अब सडनली अलग तरीके से बिहेव करने लगे, ये देखा था तुमने? मैं इंडियन आइडल जब ख़त्म हुआ तो उतना वैसे फील ही नहीं थी। लोगों में तो प्यार अभी भी मिलता है, आज भी आप रोड पे, मतलब मैं इतना फ्रीली नहीं घूम सकता हूँ,
बस एक शो की वजह से, तो समझ सकते कि उस टाइम में क्या होता रहेगा उस लेवल का। बट जैसे जैसे उतरने लगी ये चीज़ें या कम होने लगी, जैसे जैसे नया जो जनरेशन है, नई जनरेशन जो आने लगी, तब एक फील आता था या एक फीलिंग आती थी कि शायद अभी कुछ नई चीज़ लानी पड़ेगी या कुछ नया चीज़ होना चाहिए। पर कभी ऐसा ये फीलिंग नहीं आया कि यार मैं उस ज़माने का कलाकार था या उस टाइम का, मैं देखो मेरी फिल्में, ये वो जो थे ना पुराने कैसे रहते थे, उनका मतलब वो स्टारडम नहीं गया, मतलब काम खत्म हो गया बट स्टारडम नहीं गया। तो मैंने कभी लाइफ में वो स्टारडम वाली चीज़ें रखी नहीं दुनिया में कभी भी। मैं ये समझ गया कि कोई आप तारीफ हो या कोई और आपको या कोई क्रिटिसाइज़ भी करे, तो अगर क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो चीज़ें अगर सही है तो आप अपने आप से पूछो सही है कि नहीं है, नहीं लगा तो फिर छोड़ दो, और तारीफ भी सेम। अभिषेक बच्चन, बहुत सारे लोगों को ये मैगजीन्स लिखा करते थे, अभिषेक बच्चन इज ओवर फिनिश्ड, ऐसा कुछ तुमने पढ़ा अपने बारे में? ओहो हो, ये तो मतलब इंडियन आइडल जैसे ख़त्म हुआ तो तो मुझे दो बहुत ही अच्छे दिखने वाले कुर्ते में, मुझे आज भी याद है, कुर्ते में अच्छा चश्मा, मतलब एकदम तो टिपिकल दिखने वाले ऐसे पत्रकारों की तरह दो लोग मुझे मिलने आए। उन्होंने पूछा कि हमने ऐसा सुना है कि इंडियन आइडल शो रिग्ड है और एज यूजुअल हमने एक को कंटेस्टेंट से बात की और उन्होंने भी ये कहा कि और ये शो के दौरान चल रहा था? शो के दौरान मतलब ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट। हम लोग पीआर एक्टिविटी के लिए घूमते थे, 3-4 लोग जो टॉप थे वो तभी। और तो मैंने कहा ऐसा कुछ है नहीं है वो। मैं उसके बाद शो ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं मेरे स्कूल में गया था और वहाँ पर मेरा मतलब सम्मान करने के लिए सब पूरा स्कूल जमा हो गया था, सारे बच्चे जमा, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर, और हर कोई अपना पोस्टर वोस्टर लेके। तो मैंने एक पोस्टर देखा जिस पर मेरा फोटो था और ऊपर लिखा था द शो इज रिग्ड। तो मैगजीन था वो, मैगजीन शो, मतलब मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ, स्टेज के नीचे एक बंदा वो मैगजीन लेके खड़ा है। तो मतलब वो फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी मुझे कि ये हो क्या रहा है। एक बंदा है जो आपको अपोजिशन में भी है, आपको नहीं पसंद कर रहा है, और दुनिया आपको, बाकी के लोग जो है वो आपको पसंद कर रहे हैं, वो आपके साथ है। तो मैंने बोला कि छोड़ो यार उस आदमी को बाकी लोग को देखो तो ये बहुत सिंपल तरीका था। तो तब से मैंने, और देखा जाए तो यू मस्ट बी नोइंग, मतलब आपने तो पढ़ा ही होगा कि जैसे रियलिटी शो खत्म हुआ, इंडियन आइडल खत्म हुआ, क्रिटिसिज्म ज़्यादा हुई है शो की कि ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे, ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे, इनका तो भविष्य बहुत ही छोटा है। यू वोंट बिलीव, और ये शो के दौरान भी चल रहा था, आइडल ख़त्म ही होने वाला था, टॉप 2 में थे हम लोग। तो मुझे इतना डरा दिया ना हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने, बोला कि कॉन्ट्रैक्ट इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट में बांध देंगे, फिर कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा 2-3 साल का करियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये वो। मैंने घर पे बोला कि मुझे जीतना ही नहीं है शो जीतना ही नहीं है शो। मेरे लिए फाइनल में मुझे वोट करने के लिए मत बोलना। आई डोंट वांट टू विन द शो, आई एम ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट थिंग्स। आज भी मुझे वो एंजाइटी होती कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो और कहीं कुछ लूप होल ना हो जाए, कुछ चीज़ें ना आ जाए। बट भगवान की दया से मैं जीत गया उस चीज़ को, और उसके बाद जब उस चीज़ को याद रखा मैंने, और 4 साल 5 साल जब करियर गया, तब रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ है नहीं। हम अपने दिमाग में चीज़ें बना लेते हैं। इवन वो जो चीज़ थी उसके बाद भी, और ये लोगों ने जितना भी बोला था कि इनका करियर ख़त्म, वो लोग आज भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। सो लाइफ इज गोइंग ऑन। म्यूजिक डायरेक्टर्स जी, उन लोगों को काम देते हैं, ये अगेन अमित का कहना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि म्यूजिक डायरेक्टर्स उन सिंगर्स को काम देते हैं जो वो कहते हैं बहुत सालों से इंडस्ट्री में, इनफैक्ट समवेयर उनको लगता है कि यार ये जो रियलिटी शोज जीते ना, इनको अपन को काम नहीं देना है, क्योंकि ये लोग अभी अभी जीत के आए, इनको अभी फेम मिला है, तो जानबूझ के अगर उनको देना भी है आपको काम एज अ सिंगर, प्लेबैक सिंगर, वो देते नहीं है। वो कहते हैं उन्हीं को देंगे जिनके साथ हमारा लगाव है, दोस्ती है बहुत सालों का। और शायद ये न्यू एज सिंगर जो रियलिटी शो जीतते हैं ना, वो अपने को बहुत समझते हैं, इसलिए काम नहीं देते।
ये सही है? तो ये होता था हम लोग के साथ, मेरे साथ तो बहुत बार होता था। 1-2 बार तो मतलब किसी ने बुला लिया, मैंने उनको बोला कि मैं इतने बजे मेरा थोड़ा सा काम है, शूट है, मैं बाद में आता हूँ। तो नहीं ठीक है, ऐसा करके इट अवॉइड इट। और ये बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन देन आई रियलाइज कि इनका स्ट्रगल आप देखो ना कितने साल का है। जैसे मैंने कहा कि 10-10 साल 12 साल ये लोग, कोई एडी बन के फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम कर करके आगे बढ़े। वो लोग इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि 6 महीने में कोई इतना बड़ा स्टार बन गया, जो जिसकी तारीफ शाहरुख खान साहब जैसे आदमी कर रहे हैं। शाहरुख खान ने उनका शो था टेम्पटेशन, तो उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया था ऑन स्टेज कि ये मेरे घर में बहुत शो देखते हैं, मेरे घर फैमिली बहुत पसंद करते हैं, प्लीज़ वेलकम अभिजीत साहब, ऐसे करके। तो ये एक शो में हम तो गए थे सब लोग, प्रियंका चोपड़ा और हम लोग सब बैठे हैं। प्रियंका चोपड़ा मुझे बोल रही है कि यार तेरी पॉपुलैरिटी मेरे से ज़्यादा है। ये बात कर रहा हूँ मैं 2005-6 के आसपास की। तो ये कैसे झेलेंगे इसको? हम तो ऐसे लोग थे कि हमको तो मिल गया, लेकिन जो लोग हमें देख रहे थे वो तो इस चीज़ को महसूस कर रहे थे ना कि हमारा स्ट्रगल देखो और इनका स्ट्रगल देखो। जब बच्चे के हाथ में बहुत इजीली कोई चीज़ मिलती तो हम भी खुद बोलते कि भाई इतना इजी मत दो इनको, नहीं तो ये हो जाएंगे। मुझे याद है, मैं जिस दिन जीता तो उस दिन सारे जो जजेस थे वो सब लोग मिलके भी मुझे पहले यही बोला कि अभी ग्राउंडेड रहना। कोई ये नहीं बोला कि अभी करियर में आगे कैसे बढ़ना है। तो एवरीबडी वाज कि यही था प्रॉब्लम, सबको लगता था कि ये शायद अभी हो जाएंगे, और वो निकालने में बहुत साल लग गए। मुझे भी बहुत साल लग गए ये समझाने कि नहीं भाई, हम लोग तो वैसे ही हैं जैसे थे। आज भी लग रहा है, आज भी होता है ये चीज़ें। इफ यू सी सोनू निगम, वो खुद एक प्लेबैक सिंगर है, राइट? वो आपकी बहुत तारीफें करते थे जी। क्या आपको कहीं लगा कि अनु मलिक हो, फराह खान हो जी, ये लोग जो कमिट करते थे शो में, हाँ, और शो के बाद शायद आपने भी ट्राई किया होगा उनको फोन करके, बोले अन्नू जी काम दे दो, फराह जी फिल्म में गाना दे दो, सोनू भाई मुझे मिलना है, क्या इनका व्यवहार आपसे बदल गया था शो के बाद? क्योंकि अमित का भी ये कहना है कि जब वो उनको फोन कर रहा था काम के लिए, अनु मलिक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फराह ने कहा ठीक है मैं फोन करती हूँ, वैसा उसके साथ हुआ था? उनका भी वो कट थ्रोट बिजनेस है। दे आर ऑल्सो नॉट इन टू दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पर वो अपनी चीज़ें बहुत लाइटली ले ले कि हाँ चल यार मैं एक नए सिंगर को मौका दूंगा। बट वो क्यों देंगे मौका? अगर उनका वो गाना फ्लॉप हो गया तो हो सकता है कि उनको नेक्स्ट फिल्म भी ना मिले। हर किसी को अपनी सिचुएशन को बचाने की ज़रूरत होती है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। आज थोड़ा शायद हम लोग थोड़ा सा बोल सकते कि इजी हो गया, लेकिन फिर भी उस टाइम में तो बहुत डिफ़िकल्ट था, जहाँ पर आपके मेन कॉम्पिटिटर सोनू जी, उदित नारायण साहब और ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके सामने, 10-15 लोग ही हैं। आज तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतने कम छोटे सी इंडस्ट्री में आप ये मानते हो कि कोई आपको गाना देगा? ये के जैसे सिंगर, शान जैसे सिंगर काम कर रहे थे तभी। ये थोड़ा सा अतिशोक्ति होगा मुझे लगता है। और वो हमने क्या है ना, हमने ये सोच लिया कि रियलिटी शो इज इक्वल टू प्लेबैक सिंगिंग, बट ऐसा है नहीं। रियलिटी शो ख़त्म होने के बाद आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लाइफ बितानी पड़ेगी। ये एक पायदान है, ये एक छोटा एक स्टेप है, उसके बाद की लाइफ बहुत बड़ी है। डू यू फील यू मिस द बस? आई डोंट थिंक आई मिस द बस। मेरे लिए एक लकी चीज़ ये रही कि आई वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द रियलिटी शो, वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो। तो मेरे लिए यही चीज़ सबसे अच्छी रही कि मैं रिलेवेंट हमेशा रहा हूँ। मतलब जब तक इंडियन आइडल चलेगा, रियलिटी शो चलेंगे, तब तक अभिजीत सावंत का नाम अमर रहेगा। भाई पर ये बताओ मुझे, ये जैसे तुमने हिमेश के साथ काम किया, ठीक है, तुमने 30 मार खां में भी स्पेशल अपीयरेंस किया था। जी माने फेस भी आ गया था जी। तुमने एक फिल्म में एक्ट भी किया, मैंने एक पूरी फिल्म एज एन एक्टर की है जी।
तो यानी कि तुम्हें चांसेस मिले थे हाँ हाँ हाँ, मेन एक्टर बनने का, काफी हिमेश के साथ गाने का, बट वो बड़ा सॉन्ग, वो बड़ा हिट क्यों नहीं आया? मुझे लगता है कभी कभी आपको लक भी होता है ना। इंडियन आइडल मुझे मिलना या मैं उस कंपटीशन में उस जगह पे खड़ा रहना, ये आपकी मेहनत से ज़्यादा लक भी तो है। और मैं सबसे बड़ा लक का एक एग्जाम्पल हूँ, हाउ कैन आई डिनाई दिस कि भाई अरे मैं तो मेहनत करके ही यहाँ तक। नहीं भाई, ये बहुत लक का सवाल है। इतने सारे लोगों के बीच में, जहाँ पर इतने करोड़ों लोग, 6 महीने के बीच में, जो आज लड़का एक माहिम में धारावी में रोज घूमता था, टपरी पे चाय पीता था, वो 6 महीने बाद इतना बड़ा स्टार बन गया है कि बड़े बड़े स्टार और फिल्म वाले लोग। मुझे एक बार ये भट्ट साहब मिले, भट्ट साहब मुझे फ्लाइट में मिले, बोलते होते देखा बहुत देर देखा, तेरे साथ मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए ऐसा मुझे बोल रहे हैं। अब सोचो इस लेवल पे पहुंच गए हैं। ये ऐसे होता है क्या? ये नेचुरल नहीं है, और इस चीज़ को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और इसीलिए हर सिंगर को मैं तो आज ये सब सिंगर को कहता हूँ कि आप आओ मुझसे पूछो। मैंने लाइफ बिताई है, मैंने अकेले ने लाइफ बिताई है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और मैंने अपने मेच्योरिटी के थ्रू अपनी चीज़ों को डेवलप किया है। शायद अगर आपको लगे कभी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे पास आओ, आप मुझसे बात करो, आई माइट हेल्प यू। राहुल वैद्या तो राहुल वैद्या ये हंसी क्यों भाई? राहुल बहुत ही नॉटी लड़का था। बदमाश। हाँ, बहुत बदमाश और बहुत फेमस भी। हाँ, तो पहली बार जब हम लोग ऑडिशंस के लिए थे, तो दादर में ऑडिशंस होने थे, तो उधर भी वो एक लड़की बेचारी आई। ही वॉज ऑलवेज बिन फेमस। हाँ, तभी भी फेमस था बिकॉज उसने बच्चों का एक शो किया था, तो हम लोग भी देखा राहुल फेमस लड़का है ये। और एक लड़की थी जो एकदम सेम लता दीदी की आवाज़ में गाती थी, और बेचारी वो गा रही है, तो माहौल ऐसा होता है कि सब लोग गाते हैं, अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, एवरीबॉडी सिंगिंग, और वो उसकी वहाँ पर भी मजाक उड़ा रहा है He was making fun of her. तो हम लोग बोल रहे क्या यार, ये इतना अच्छा है, क्या कर रहा है। एंड वी नेवर थॉट, मैं ये कभी नहीं सोचा कि मैं इसके साथ कंपटीशन में आऊँगा डायरेक्ट, और मैं इसको शायद हरा भी दूँ, मतलब नॉट हरा दूँ ऐसे बोला नहीं चाहिए, बट इसके थोड़ा एक स्टेप ऊपर चला जाओ। तो ये चीज़ें हुई। एंड देन आई मतलब उसके पहले भी मैं रियलाइज़ यही किया कि भाई अपना रास्ता सही से चलो, इम्पॉर्टेंट वो है। आप वो था, उसका नेचर ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। कई बार अभी थोड़ा शांत हो गया, अभी बच्चे हो गया, तो थोड़ा माइट बी टच में हो। हाँ, अभी बीच में मिला मुझे, ही वॉज हैप्पी, उसको कॉन्ग्रेट्स किया बिकॉज ही हैज अ किड नाउ। तो एक तो होता है बम्पिंग इनटू ईच अदर, हाँ, और एक होता है टच में रहना, भाई तुम्हारा बच्चा हो गया, वैसे टाइप्स। क्या है, कैसा है रिलेशनशिप? मैं एक्चुअली देखा जाऊँ तो मैं किसी के भी टच में नहीं हूँ। मेरे इंडस्ट्री में ज़्यादातर दोस्त नहीं है, बहुत कम दोस्त है, मैं ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग बहुत खुश हैं मैं और मेरी तनाई, और मैं और मेरी वाइफ मेरी वाइफ का नाम तनाई है बट ये मुझे बताओ, तुम इंडस्ट्री में दोस्त क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि एक तो होता है कि आप जब एक तरीके से चलने लगते हो ना, आप एक तरीके से पैदा हुए, बड़े हुए, आपकी परवरिश ऐसी है, उस नेचर को बदलने को बहुत टाइम लग जाता है। और जब आप उस नेचर को बहुत अच्छे से, या कहें तो नेचुरल तरीके से नहीं बदल सकते हो, तो वो नकली हो जाता है। और नकली नेचर जो है, नकली बिहेवियर आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत तकलीफ दे सकता है। एज अ ह्यूमन, एज अ मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस दे सकता है। मैं देखा है, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो बहुत प्यार, और आज वो मतलब अजीब से प्रॉब्लम में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी अपनी प्यार उन सबके, अरे ऐसा करते करते अपनी एनर्जी खत्म कर दी, कई साल खत्म कर दिए, और फिर भी उनको वो चीज़ें नहीं मिली। तो कहीं तो पछतावा होता है ना, एटलीस्ट वो पछतावा तो नहीं लेकर जाना, हमें चलना है आगे। आई शुड बी हैप्पी, एंड दैट इज लाइफ में। दो चीज़ें हैं, सक्सेस और बड़ी मेहनत की मैंने, सक्सेस मिली और बड़ी मेहनत, ये दो वर्ड जो है ना, वो स्कैम है
क्यों भाई? क्योंकि कोई पैरामीटर ही नहीं है। या किसी के लिए जो तुम्हारा सक्सेस बोलता है ये क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, आप बहुत पैसा लेके बैठे हो और डिप्रेस्ड हो, आप पोस्ट डाल रहे हो मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ रोज तो फिर आपका सक्सेस काय का काम का ना। भाई राहुल है, ठीक है। तो यार क्या यार इंडियन आइडल में तुम टॉप पे आए, जो जीता में वो टॉप में आया, कहीं वो राइवलरी था कि नहीं सच्चे दिल से? अरे बहुत बड़ी वाली, बहुत बहुत। तो ये किस्से भी मतलब अलग अलग है। एक बार क्या हुआ, पियानो राउंड था और पियानो राउंड में एक दूसरा राहुल था। तो जो मुझे गाना था, मतलब ये टॉप 10 के पहले वाला एपिसोड था, तो जो मुझे गाना था, जो मैं अच्छा गा रहा था, वो भी गा रहा था, उसको दे दिया था। और मुझे मिला तड़प तड़प के। मैंने बोला तड़प तड़प के गाऊंगा, और तड़प तड़प के बिकम मतलब रेज, ये लड़का कौन है, ऐसा हो गया कि ये कौन गा दिया तड़प तड़प के इतना हाई और पियानो पे सिर्फ। वहाँ से मेरा सफ़र जो है इंडियन आइडल का शुरू हुआ एग्जैक्टली अगर कहूँ तो। उसके पहले तो हाँ ठीक है एक भरने के लिए जगह। तो तब ये चीज़ मुझे पता थी। और एक बार क्या हुआ कि एज़ यूजुअल हमने देखा है, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लाइफ में भी सबको देखने सुनने की ज़रूरत है। और मेरे लाइफ में जो 6 महीने का जो पीरियड गया है ना, उसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस ये किया। तो हम लोग पहले ना जब टॉप 12 थे तो PR एक्टिविटीज़ के लिए दिल्ली ले जाते थे। तो दिल्ली में हम लोग एक घर में गए, एक फैमिली के घर में गए। तो मैं 3-4 लोग, हम लोग एकदम पीछे मतलब हुआ क्या कि 13 लोग ऐसे छोटे से दरवाजे से अंदर आ रहे। तो पहले 4-5 लोग में से राहुल कहाँ है यहाँ, ये खाओगे चाय पियो आप, ये बेटा कर रहे। और हम 4-5 लोग पीछे है कहीं पे, जिनको ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, कोई देख भी नहीं रहा है। एंड सडनली आफ्टर, मतलब जैसे शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता शो आगे बढ़ा, वो टेबल टर्न हुआ, देन लोग ये देखने लगे कि अभिजीत सावंत किधर है, कि अरे यार अभिजीत किधर है। भीड़ में हम लोग 4-5 जब चलते तभी भी लोग ये पूछते थे। आई रिमेम्बर कि मैंने एक बार एक एपिसोड में बोल दिया था कि यार राहुल को रहना चाहिए कंपटीशन में। मुझे लोग मिलने आए, बोला यार हम तुमको वोट कर रहे हैं, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि तुमको नहीं रहना उसको रहना है, ऐसा नहीं चलता है। तो ये होता है कि आप दूसरों के ऊपर, मतलब ये राइवलरी बहुत बड़ी होती थी मेरी और राहुल के, हम दोनों के गाने बहुत सिमिलर होते थे। तो एक बार ऐसे ही गाने में भी हुआ, हम लोग पेट्रियाटिक राउंड कर रहे थे और हम दोनों को भी गाना था मेरा रंग दे बसंती, जो बाय सोनू निगम। तो सोनू जी का वो जो मेरा रंग दे वो गाना, तो मुझे नहीं मिला क्योंकि आई वॉज नॉट दैट पॉपुलर, अनपॉपुलर था पूरे, और राहुल को मिल गया था गाना। मैंने बोला फिर ठीक है, फिर मैंने दूसरा एक गाना लिया जिसने वापस मुझे, मतलब वो फ्लॉप हो गया, जो मेन सॉन्ग था वो चला नहीं, और मैंने जो गाया था वो गाना बहुत ज़्यादा। किसका सॉन्ग चला नहीं? राहुल का फ्लॉप हो गया था वो। हाँ, ही गॉट नेगेटिव मार्क्स ऑन दैट सॉन्ग। और मैंने गाया था कर चले हम फिदा। तो कर चले हम फिदा, मैं सोचा कि चलो मैं आई वॉज लाइक लिटिल, मतलब थोड़ा सा नर्वस था, या मैं कह तो मैंने मतलब ये छोड़ दिया था, उम्मीद छोड़ दी थी कि ठीक है मैं कर चले हम फिदा गाता हूँ। और मैंने प्रैक्टिस में हमारे जो टेक रिहर्सल होते उसमें मैंने गाया, और वहाँ पर तभी सिर्फ क्रू था, और क्रू बोल रहा है कि अभिजीत तेरे जैसा अभी ये पूरे एपिसोड में किसी ने नहीं गा रहा है। मुझे फिर एक बंदा आया, बोला कि मैं मिलिट्री में, मेरे फैमिली मिलिट्री में थी, और आई कैन फील, आई नो, क्योंकि एक जो बुलेट होती है वो इतनी बड़ी होती है, स्नाइपर की तो बुलेट इतनी बड़ी होती है, इतनी मोटी भी होती है, और वो एक आदमी के सीने में धंस जाती है। तुम सोचो, हर किसी को, हर सोल्जर को पता है कि क्या पेन हो सकता है, फिर भी वो सरहद पे खड़ा है, और वो चीज़ तुम्हारे इस सिंपल गाने से बाहर आ रही है, चीज़ समझ में आ रही है, वो इम्पॉर्टेंट था। एंड देन आई रियलाइज कि वाई वी हैव टू फाइट फॉर समथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बेटर है कि जो आपके हाथ में है उसको सही करने की कोशिश करो ना। तो मैं तभी से ये जो राइवलरी थी उसको मैं कम करता गया, और मैंने ये सोचा कि जो मुझे मिला है मैं उसको अच्छा करूं, और वो चेहरे से दिख जाता था मेरे, पता नहीं कैसे
बोला स्माइल अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है करके शो जिता दिया। पर भाई देखा जाए तो राहुल ऑब्वियसली हाँ एक पर्टिकुलर किस्म का इंसान है। जी। ही लाइक्स अटेंशन, जी 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 which is not wrong, to each his own. जी। He likes attention. जी। जैसे अमित का कहना है कि वो कहता था यार मैं 18 साल का हूं पर मैं 30 साल के लोगों को मैं दिखाऊंगा, ऐसे कमेंट्स बोलता था। हाँ। फिर साथ में राहुल का ये भी था कि वो मजे लेता था बहुत। जी जी तो कहता था अमित कि राहुल यूज्ड टू हैव फन ऑफेंडिंग मी, माने या हाँ, ऐसा था। अरे बहुत 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 ज्यादा था। तो हम लोग मतलब वी यूज्ड टू नॉट गेट इनटू दैट सिचुएशन कि कोई मुझे ऑफेंड करे, मुझे कोई ऐसा कुछ बोल दे जो मैं सुन ना पाऊँ या मैं कुछ तो रिएक्ट करूँ, तो मैं ऐसे एरिया से या ऐसे लोगों से ही दूर रहता था। मेरी अभी भी वही आदत है। तो बट अमित का था ऐसा तो भिड़ जाते थे दोनों भिड़ जाते थे और फिर अरे यार देखो ना मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, ये सब चलता था। लेकिन आई ऑलवेज रियलाइज कि ही हैज़ अ सर्टन नेचर, यू हैव अ सर्टन नेचर जो आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि आप यू कांट इन्वेस्ट योर एनर्जी इनटू अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स क्रिएट रिग्रेट्स एंड रिग्रेट्स क्रिएट नथिंग, यू नो, आपको कुछ नहीं देता लाइफ में। तो मैं वो चीज़ों से हमेशा बचता था या कहें तो साइड में रहता था। दे यूज्ड टू एन्जॉय, सम पीपल एन्जॉय दैट, यू नो, जैसे ऑस्ट्रेलियंस है, दे लाइक एन्जॉय स्लेजिंग, यू नो, और उनका क्रिकेट उतना फ्लरिश होता है। वो है ऐसे प्लेयर, कोई है राहुल द्रविड़ जैसे थे या सचिन तेंदुलकर, वो बात नहीं करते थे, दे यूज्ड टू जस्ट प्ले। सो एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन ये यू नो स्पेशलिटीज। हम ये कहते रहे कि तेरे में खराबी है, इसमें बुराई, इसमें बुराई है। पर तुम्हारा कभी ओपन कॉन्फ्रंटेशन हुआ कि नहीं राहुल के साथ? बहुत बार ओपन? हाँ हाँ, मतलब बीच में तो फिर मैंने ही सॉरी बोला उसको। क्यों रे? हाँ? क्या किया तुमने ऐसे? नहीं, हम लोग का ऐसे ही एक चीज़ पे से झगड़ा हो गया था एंड देन वी हैड अ स्मॉल फाइट बातों में ही। बट राहुल का एक अच्छी बात ये है कि राहुल एक पॉइंट पे झगड़ा जब ओवर द टॉप हो जाता है ना, जब उसके कंट्रोल के बाहर चला जाता है, उसके कंट्रोल बीइंग द कीवर्ड, जब ही रियलाइजेस कि बॉस ये तो ज्यादा हो रहा है, अब मेरे पे आ सकते, तो वो एकदम शांत हो जाता है। he has this brilliance working with this kind of situation। तो उसने वो सिचुएशन से वो निकल गया। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, बिकॉज पीपल लाइक अस हु डोंट गेट इनटू काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर हम फूट गए तो हम लोग बहुत बुरे फूटते हैं। तो ये हमारा एक नेचर ही है वैसा। तुम लोग दबा के रखते हो। हाँ, तो हम और जब निकलता है हाँ, तो तो मतलब तोड़फोड़ हो जाती है। हाँ, तो कोई झेल नहीं पाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर क्या हुआ था जिसे तुमने सॉरी कहा था? उससे क्या हुआ था एग्जैक्टली? कुछ ऐसा एक दो चीजें ऐसी हो जाती है। आई डोंट वांट टू डिस्कस एवरीथिंग हियर, दिस इज समथिंग लाइक थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाएगा, फिर बाद में राहुल को बुलाना पड़ेगा। बट देन यू नो, वही कहता हूँ कि वो रिग्रेट जो है, वो प्रॉब्लम लेके मुझे आगे नहीं बढ़ना था। आई डोंट वांट टू कीप यू नो दैट वो क्योंकि इंडस्ट्री में हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। आई डोंट वांट टू से कि अरे यार इससे मेरा नहीं पटता है तो इसको पहले बुलाना, फिर मैं बाद में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, छोड़ यार, जाने दे, चलो हो गया। एंड आई स्टिल बिलीव कि हम मतलब जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व जल्दी करना चाहिए, सो आपका मेंटल हेल्थ सही रहे। तो आपके इश्यूज राहुल के साथ सॉल्व हैं क्या? कुछ अभी हाँ, नहीं, हमारे दोनों बहुत अच्छे से है, सबके साथ इश्यूज सॉल्व है मेरे। बट हम लोग मतलब वी आर नॉट पीपल हु कैन सिट एंड चैट लाइक दिस, यू नो, कि अरे कैसा है तू, कैसा है, मैं भी अच्छा, तू अच्छा है, ये वैसा। एंड वो मुझे लगता है कि नॉट ओनली विथ राहुल, इवन अमित के साथ भी नहीं है वैसा। आई माइट सिट विथ प्राजक्ता एंड टॉक विथ हर, क्योंकि हम दोनों की बहुत अच्छी जमती थी। बट क्योंकि वो भी अगर आप हर बार नेगेटिव भी बात कर रहे हो तो वो भी नहीं पसंद आता ना आपको। तो जब राहुल और तुम बैठते थे तो नेगेटिव बातें होती थी? राहुल और मैं बैठते थे तो ये मजाक, मतलब इसका ये है, उसका वो है, इसका ऐसा प्रॉब्लम, एंड वी हैव टू जस्ट लाफ, यू नो। तो राहुल ये बोलता रहता है। हाँ, मतलब
वो सब चलता है। और अमित वो है कि यार मेरे लाइफ में यही प्रॉब्लम है, मेरा यही दुखी तो एक दुखी है आत्मा। राहुल जो दूसरों के बारे में बोलता रहता है कि हाँ, उसका ये है, उसका वो है, और एक है जो खुद के प्रॉब्लम होता है और तुम बीच में फंसे हो। हाँ, तो मैं एक्चुअली ऐसे ही होता था, क्योंकि अमित मेरा रूम पार्टनर भी था, और अमित का वॉइस जो है वो हमेशा बैठा हुआ रहता था। ये सारी मतलब एक अलग साइड में, आई होप आई एम गिविंग यू अ हेडलाइन। बट जोक्स अपार्ट, वो बहुत स्ट्रेस ले लेता है, तो उसका गला हमेशा बैठा रहा। तो वो रात को 2 बजे उठ के, मैं सो रहा हूँ, ये रियाज कर रहा है क्योंकि गला खुल नहीं रहा है। तो ही इज ऑलवेज बीन इनटू राहुल ने बात कर रहा हूँ मैं, अमित की। हाँ ऑफ कोर्स मैं समझ गया भाई। तो और उल्टा, और राहुल आता था रूम में हमारे और हंस के ये देखो यार क्या कर रहा है ये ऐसा। तो ही हैज, और मैं बीच में फंस जाता था दोनों के। बट ये तुम कह रहे थे इंडियन आइडल के दौरान, इंडियन आइडल के बाद भी जब तुम लोग थोड़े और मैच्योर हो गए थे, थोड़े और ग्रोन अप हो गए थे, तब भी यही था कि राहुल दूसरों का मजाक उड़ाता था, अमित अपने। राहुल करता था, राहुल यूज्ड टू, मतलब कभी कभी तो बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हुआ है सिचुएशन तीनों के बीच में। नहीं, मतलब किसी और का मजाक उड़ा लिया और फिर वो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई, और कई बार तो मैं पड़ा हूँ बीच में, बट बचाने के लिए उसको। हाँ, बचाने के लिए। कभी अभी बीच में हम लोग का कुछ तो एक झगड़ा हो गया था, रोड रेज हो गया था, जिसमें मुझे खाली पीली ड्रैग कर दिया लोगों ने। तब राहुल आ गया था बचाने के लिए उस सिचुएशन को। तो उस तरह से हम एक दूसरे को मतलब वो कहते हैं ना, भाई लोग हैं जो मतलब तू अपनी लाइफ में अच्छा है, मैं अपनी लाइफ में अच्छा, बट कभी प्रॉब्लम आ गया तो शायद एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे हम। ये रोड रेज से याद है, ये वही वाला प्राजक्ता वाला जी, रेज जी, था। हाँ। वो शायद गाड़ी चला रही थी, तुम पीछे बैठे थे, हाँ। तुम लोग ने 2 पैसेंजर जो 2 व्हीलर में थे उनको गाड़ी लगा दी थी। मैं एक्चुअली उस गाड़ी में था ही नहीं। थे नहीं तुम? यही तो लाइफ का, यही तो ये सारे इतने इंसिडेंट मेरे लाइफ में हो चुके हैं ना, ये सारी चीज़ों को मैं देख लिया है, तो अब मैं मतलब मुझे ये बॉदर नहीं करती सारी चीज़ें। तो एक्चुअली वो सिचुएशन ऐसी थी, पहली बार सिंगर्स की एसोसिएशन बन रही थी, साई जिसका नाम है, SAI, सिंगर एसोसिएशन ऑफ इंडिया आई थिंक। तो उसकी पहली मीटिंग आजीवासन में, जुहू में, हम सुरेश वाडकर जी का वो बैंक्वेट है उनका, ये इंस्टीट्यूशन है उधर। तो वो सारे सिंगर्स वहाँ पर, मैं भी वहाँ पर, ये सारे लोग यहाँ वहाँ पर, और ये लोग पहले निकले, मैं और 2-3 हम लोग सिंगर खड़े रह के बात कर रहे थे, हमारी बातें चल रही है, सब कुछ हो रहा है। और एक्सीडेंट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, किसी ने मुझे उनमें से वो जो 5-6 लोग थे, वो बहुत पॉपुलर सिंगर्स हैं आज की तारीख में, आई डोंट नो टेक द नेम हियर, बट उनमें से एक ने मुझे फ़ोन किया कि अभिजीत तू किधर है? तो मैं बोला मैं तो अभी इधर ही हूँ, आजीवासन में ही हूँ। नहीं, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग ऐसे ट्रबल में हैं, तू आ जा। तो मैं वहाँ से निकला, ये थी राइट उसके नेक्स्ट वाली गली में एक्सीडेंट हुआ था। मैं वहाँ पे अपना सबवे पार्ला का, वो सबवे तक गया, वहाँ ढूंढा, फिर वहाँ से वापस आया, इतना टाइम स्पेंड हो चुका था वहाँ पर, और फिर सिचुएशन पे आया, जगह पे जहाँ पर हो रहा था वहाँ आया, एक्सीडेंट हो चुका था, सब लोगों को मतलब ले लिया था, साइड में बिठा दिया था। सिर्फ पुलिस और हम लोग फिर थोड़े से बात कर रहे थे, मैंने पुलिस को कहा कि आप इनको पुलिस स्टेशन लेके चलो, ये सब चीज़ें चल रही थी, और वो क्राउड थोड़ा सा वायलेंट होने की कोशिश कर रहा था, बट पुलिस ने मेरे को बचा लिया। बट सडनली ये हम लोग के बीच में, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही नॉर्मल हो गया, सडनली न्यूज में आने लग गया कि अभिजीत सावंत और उसके दोस्त गाड़ी चला के ठोक दिया मेरा नाम विदाउट रीजन। माय गॉड, बट इस वक्त तुम हंस रहे हो, पर उस वक्त तो हिल गए होगे ना? मेरा वीडियो निकाल के देख लो, मैं तभी भी हंस रहा हूँ। हाँ। क्योंकि आप इमेजिन करते हो ना कि मीडिया ट्रायल क्या होता है। मीडिया ट्रायल में झेला है, आपके खिलाफ जब चीज़ें होने लगती है तो वो इतना नेगेटिव चली जाती है ना, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो। वो मतलब आग की तरह फैलने लगती है। सिर्फ आप
पे कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आप हो ना उस जगह पे, आप पे लोग बिलीव नहीं करते, बिलीव करते हैं जो उनको बिलीव करना है उस चीज़ पर। अगर आर्टिस्ट को नीचा गिराना और उसमें खुशी मानना लोगों को पसंद है, तो उसी चीज़ पर लोग बिलीव करेंगे। ये होता था। तो लोगों को लगा कि आपने वो गाड़ी में बैठकर हाँ, दो हाँ। टीनेजर्स को हिट कर दिया, उड़ा टू दिया। व्हीलर। हाँ, मैंने उड़ा दिया, मैंने चला के, मैं था ही नहीं उधर। पर कहीं मैंने सुना कि प्राजक्ता चला रही थी और हाँ। तुम पीछे बैठे थे। नहीं, मैं एज आई टोल्ड यू, मैं तो गाड़ी में ही नहीं था, मैं अपनी गाड़ी लेके पीछे से आया और उनको फिर वो सब हो रहा था। फिर मैं वापस आया पुलिस स्टेशन में पार्क की गाड़ी मैंने, फिर मुझे उन्होंने बोला कि तुम बाहर मत निकलो, क्योंकि बहुत लोग जमा हो गए पुलिस स्टेशन के बाहर। तो मैं और मेरा और एक फ्रेंड था, हम दोनों पुलिस स्टेशन में एक रात नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मेरा फ्लाइट था, बैंगलोर में मेरा शो था। हाँ। तो मैं 5 बजे पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और फिर एयरपोर्ट गया, फ्लाइट पकड़ी, शो पे चला गया। पर तुम थे स्टेशन में? हाँ, मैं पूरी रात निकाली वहाँ। मेरे ऊपर ना केस लगी, ना मेरे ऊपर कोई। हम लोग ब्लड चेकअप के लिए गए, उसी रात को हमें लेके गया उन्होंने ब्लड। पर तुम्हें क्यों ब्लड चेकअप के लिए? एज आई टोल्ड यू कि मीडिया ट्रायल और इस सिचुएशन ऐसी बन गई, लोगों ने कहा कि यही था यही था। मैं बोला मैं तो कोई संबंध नहीं है। मतलब वो जिस जगह है ना, सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन, अगर आपने देखा होगा, तो बहुत पुरानी सी बिल्डिंग है वो, जो कॉर्नर की मस्जिद के सामने वाली, और उसके पीछे एक छोटा सा रूम है जो एसी रूम है, उधर हम लोग बैठे हैं। उस रूम के बाहर कम से कम 600-500 लोग खड़े थे, जो ये दो भाई बाहर आ जाए और हम लोग इनको मारे, लिटरली भीड़ जमा है। और आप कभी वीडियो निकाल कर देखना, पूरे लोग जमा है। पुलिस ने हमको उस छोटे से रास्ते से निकाल के वैन में बिठाया। अगर हम नहीं, मतलब हमें छोड़ा जाता तो हमको मार देते, इतना भी होता था। और विदाउट रीजन है ये। एंड आई वॉज लाफिंग, इसलिए आई वॉज लाफिंग कि यार लोग हो कर क्या रहे, इनको तो पता ही नहीं है ना। जीसस सेज ना कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, यू नो। ये इट इज ट्रू, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यार, ये लोग को क्या हो गया है, जिनको पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है। आप फिर भी एक आदमी पे हमला करने के लिए रेडी हो, विच इज सो यू नो डिस्टर्बिंग एंड डिफिकल्ट थिंग। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यही वेलकम टू द इंडस्ट्री। यू नो, आपको सभी अच्छा ही नहीं कहेंगे, आपके बारे में बुरी भी चीज़ें होगी, आपके बारे में रूमर्स भी फैलाए जाएंगे, और आपको कैसे रहना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और कौन से रूमर्स थे जो तुमने सुने अपने बारे में ऐसे? बहुत लड़कियों के बारे में तो बहुत सुने मैं, कि इसके साथ अफेयर था, किसके साथ? नाम तो बता ना उसमें। प्राजक्ता के साथ था, वो तो था एक, हालांकि वो मेरी बहन है। आई यूज्ड टू ऑलवेज, शी कॉल्स मी दादा, तो हम लोगों में ऐसा कुछ था भी नहीं कभी भी। पर ऑकवर्ड होता था जब ये रूमर्स सुनते थे कि अभिजीत और प्राजक्ता के बीच में अफेयर चल रहा है, तुम्हारी बहन थी और ये, तो ऑकवर्ड था तुम दोनों के लिए? ऑकवर्ड तो था, ऑकवर्ड मतलब क्योंकि हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि हो क्या रहा है, और वो भी बोलती देखना है कैसे कर रहा है, बट ठीक है, मतलब हम लोग, आई यूज्ड टू नॉट दैट मच बॉदर अबाउट इट। बट ये सब चीज़ थी। एक टाइम में एक रूमर ये भी है कि मेरे पास फरारी है ये अच्छा भी रूमर है, लाइक हाँ, ये भी थी एक रूमर के मेरे पास फरारी है। हालांकि मेरे पास तो खिलौने वाली फरारी भी नहीं है अभी। चल झूठे मुद्दे की बात जी। अमित साना का वीडियो आपने देखा मेरे साथ? यस ऑफ कोर्स। अरे भाई, वो दिल से बोल के क्या तू हंस रहे हो यार? सो सॉरी यस। तो उन्होंने कहा विद द इमोशनल फेस, सीरियस फेस। कितना बकवास है रे? वो क्या है, वो बोल रहा था आई वांट टू से सॉरी टू अभिजीत सावंत, हाँ, कि मैं ये 18 साल बाद हाँ, ये चीज कह रहा हूं। सो ही सेज सॉरी एंड देन ही सेज कि तुम जीते क्योंकि उनको पता चला, उस वक्त भी ये पता चला कि वोटिंग लाइंस ब्लॉक थी उनके लिए, तो पीपल कुड नॉट कॉल टू वोट फॉर हिम क्योंकि वोटिंग लाइंस ब्लॉक करा दी गई थी। मैं तो ये शो में सिद्धार्थ भाई आपके साथ बैठने के लिए
आज ये शो करने के लिए, खासकर ऐसे माहौल में इतने कम टाइम में, सिर्फ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ, और वो सिर्फ आपके शो में हो सकता था। सो ये झूठ है बट नहीं, मैं अगर मैं सच में कहूँ तो तब हम लोग सभी बच्चे थे यार, हम लोग कहाँ किसका कौन क्या है पता क्या है। और ऐसा अगर अगर मतलब ब्लॉकिंग लाइंस किसी की हो सकती थी तो फिर तो मैं और राहुल होना चाहिए था टॉप पे, क्योंकि राहुल वॉज ऑलवेज बीन वेरी फेवरेट टू एवरीबडी। राहुल ने अपना करियर भी अच्छा किया, उसके बाद आइडल ख़त्म होने के बाद भी अपना करियर बहुत अच्छे से संभाला है, आज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिग बॉस जैसा शो कर लिया, ही वॉज ऑलवेज बीन पॉपुलर। तो अगर लाइनें ही ब्लॉक होनी थी और ऐसी सारी चीज़ें थी तो फाइनल में ही नहीं होना चाहिए था ऐसे आदमी को। मतलब ऐसा कोई पर्सन कैसे रह सकता है फाइनल में, और मैं कौन था ऐसा जिसके लिए कोई लाइनें ब्लॉक कर दे ना। मेरे पास कौन सा बहुत तुरुप का इक्का था जिससे कि मैं फेवरेट बन गया था चैनल का, वैसा कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत स्ट्रगल करके एक एक गाना अच्छा करते 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 पहुंचा था फाइनल में कभी भी। और मुझे बोला भी जाता था अंडरडॉग है, या ब्लैक हॉर्स बोला जाता था, डार्क हॉर्स बोला जाता। तो वो आई डोंट थिंक, और हमारे हाथ में भी नहीं था लाइफ में रिग्रेट, जैसे मैंने रिग्रेट या चीज़ों के ऊपर ब्लेम करने से हम अपना जो प्रेशर है वो लूज़ करते हैं। हम अपने लाइफ का आगे का जो रास्ता है वो कहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने एक बार किसी पर ब्लेम गेम कर दिया शुरू, तो उसके आगे आप फ्री हो जाते हो। आपको अपने आप को फ्री नहीं करना है कभी भी। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। यू हैव टू जस्ट वर्क, वी ऑल आर हियर टू वर्क, नॉट टू ब्लेम ईच अदर, एंड क्योंकि अगर वो मासूम था तो मैं भी मासूम था ना। मैंने तो मेरे अंबानी के घर में कोई काम तो नहीं किया था। अगर हुआ भी रहेगा, ऐसा हो तो नहीं सकता, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल कि कोई लाइनें ब्लॉक कर दे। और क्योंकि इतना बड़ा शो है, लोग मतलब राइट्स हो जाते हैं अगर लाइंस ब्लॉक होती है। कुछ तो करोड़ों में वोट्स आए हैं, करोड़ों में, तो ऐसा पॉसिबल कैसे होता। अच्छा, वो भी एक चीज़ है। दूसरा, एल्बम्स निकले। फर्स्ट एल्बम मेरा है, सेकंड एल्बम अमित का आया, थर्ड एल्बम राहुल का आया। राहुल के लिए तो साजिद वाजिद ने पूरा एल्बम किया, मेरे लिए बिड्डू ने 2 गाने किए और अलग अलग लोगों ने किए। और मेरा एल्बम जहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन, आई थिंक 13 लाख के आसपास कॉपीज़ भी किए, नॉट द व्यूज़ और ये सब मैं बोल रहा हूँ, कॉपीज़ लोगों ने खरीदे हैं कॉपीज़। वहाँ पर बाकी जो थे वो 50-60 हज़ार लाख के ऊपर नहीं गए बाकी दोनों के अमित और राहुल का। हाँ, तो अगर आपके लाइनें ब्लॉक करके दूसरे को जिता रहे थे तो उन लोगों ने आपके गाने तो खरीदने चाहिए थे। तो कोई तो यहाँ पर उसको बैक करने के लिए कोई तो थियरी आगे हो जिससे लोगों को लगे हाँ बराबर है, बट वो थियरी है नहीं ना, उसको कोई रीज़न सही नहीं है ना। तो जब ये बातें उस वक्त भी हो रही थी, लाइंस ब्लॉक हुई थी अमित के, ये बातें तुमने उस वक्त सुनी थी जब तुम स्टेज पर चढ़ रहे थे? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना। इवन अमित अभी बीच में घर प्रवेश किया तभी भी नहीं बोला अमित ने कि ऐसा सब मेरी लाइनें ब्लॉक कर दी थी। आज अचानक ही मस्ट हैव फेल्ट इट, समथिंग जो उसके बहुत सालों से दिल में रहा रहेगा, और आपके साथ बात करते हो उसको लगा होगा कि भाई मेरा है, तो भाई के सामने बोल देना चाहिए। बट मुझे तो आज तक उसने ऐसा कभी कहा नहीं। और ये चीज़ें देखिए, लाइनें ब्लॉग या ये, उसके बाद हमने जो जीता वही सुपरस्टार जैसा शो किया जिसमें मैं सेकंड रनर अप था और राहुल जीता था। अब उस शोज़ में भी बहुत सारे रूमर्स आए कि राहुल ने वोट्स करके आप जीत लिए पैसे डाल के, बट मैं आज तक उस चीज़ों में पड़ा ही नहीं, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है। हम गलत या सही डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। हम कलाकार हैं, हम वो लोग हैं जो हम
काम करना चाहते हैं, हमें काम करने पे फोकस करना चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि ये सही है और क्या सही है और क्या गलत है। किसी ने मुझे बीच में पूछा था कि अभिजीत यार आप सस्टेन, ये करियर में सस्टेन करना कितना डिफिकल्ट होता होगा ना, कैसे सस्टेन करते हो? तो मैंने कहा कि सस्टेन करने का कोई फंडा ही नहीं है, कलाकार के लाइफ में सस्टेनेबिलिटी कुछ होती ही नहीं। हम सिर्फ जंप करने की कोशिश करते थे और चलने की कोशिश हम जो मिलता है हाथ में हम खींचते आगे बढ़ते जाते हैं, हमें आगे बढ़ना आता है, और दैट इज ओनली बिकॉज आवर वर्क। हम लोग ये सोचेंगे कि हम सस्टेन है, सस्टेन मतलब रुक गए, स्टैग्नेंट हो गए, स्टैग्नेंट मतलब खत्म। एक और उनका कमेंट था, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट था आपको, हाँ और यार। आपको भरपूर वोट्स मिले, वो पॉलिटिकल पार्टी या वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से? अगेन अगर पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होता तो राहुल और मैं होना चाहिए था, क्योंकि हम दोनों मुंबई से हैं, हम दोनों की अगर पार्टी फेवरिज्म रहता तो हम दोनों को सपोर्ट ज़्यादा मिलता था, मुझसे ज़्यादा राहुल को मिलना चाहिए था। वैसा हुआ नहीं ना, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज भी गए थे हम सभी चीज़ें। और एज आई सेड कि मैं कोई तीसमार खान थोड़ी था कि मुझे पार्टी सपोर्ट करे। हाँ, उसके बाद मुझे बहुत पार्टी लोगों ने बुलाया, शिवसेना ने मुझे खासकर बुलाया, उन्होंने बहुत मतलब माननीय बाला साहब ठाकरे, उनके घर पे गया, उन्होंने मुझे बुलाया। बट यू वोंट बिलीव, मैंने सबसे पहला प्रचार जो किया वो कांग्रेस पार्टी के लिए किया। तो ऐसा मतलब अगर ये चीज़ें, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, वो फैमिली का ठाकरे फैमिली का नेचर ऐसा है कि वो कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं। तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, खाना वाना खिलाया, और तभी तो बड़े साहब भी थे, तो उन्होंने बहुत प्यार से, और मुझे बुक दिया एक जिस पे अपना ऑटोग्राफ लिख के दिया। तो उन्होंने प्यार दिया। अब उस प्यार को आप, बिकॉज वो एक बड़ा हस्ती है, बड़े इंसान है, आप ये सोचो कि भाई इसने इन्फ्लुएंस लगाया, विच इज लिटिल अनफेयर टू हिज एक्चुअल लव फॉर द अपकमिंग सिंगर और म्यूजिशियन। यही हो रहा है कि आप कहीं पे एक्सप्रेस हो जाते हो तो आपको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोग, वो डिफिकल्ट है कभी कभी। ये रूमर्स कि पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट कर रहे थे वोट्स के लिए और भरपूर वोट्स दिया, उस समय सुना था? उस समय नहीं सुना था। उस समय मैंने ये सुना था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैंने बहुत सारे पैसे देकर अपने वोट खरीदे, और मैं जीता हूँ शो, क्योंकि अभिजीत सावंत बहुत पैसे वाला इंसान है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे पास बस है खुद की, और ट्रेन भी है खुद की, जिसका रोज मैं 2 रुपए का टिकट निकल के जाता हूँ। क्या ये सब बातें जब अमित ने कही मेरे शो पर 18 साल बाद, बहुत सारे चीज़ों को ट्रिगर किया है जी। अगर आप देखोगे मेरे यूट्यूब कमेंट्स, पब्लिकेशंस, सब लोग लिखने लगे कि यार 18 साल बाद ये निकला है। जी। तुम भी थोड़े शेकन अप हो गए क्योंकि 18 साल बाद क्यों? हालांकि तुम दोनों मिलते थे बीच बीच में, राइट? जी। मैं बिल्कुल भी मुझे कोई इस चीज़ का मतलब इस स्टेटमेंट का बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं अमित को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एज अ पर्सन हाउ ही इज़, आई नो हिम। कभी कभी वो ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाता है या शब्दों को सही तरीके से फ्रेम नहीं कर पाता, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए कहीं पर मुझे आके एक्सप्लेन भी करना चाहिए था, और ये मेरा दायित्व भी बनता है, बिकॉज द विनर, नॉट ओनली द विनर ऑफ द शो बट एज अ फ्रेंड ऑल्सो, कि लोगों को मैं ये बताऊं ये भी चीज़ें हैं, ये सच्चाई जो है, या कहें तो एक मेरी साइड जो है वो बताने की ज़रूरत है। हम एक किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देना चाहिए, और किसी को हमें नेगेटिवली पोर्ट्रे भी नहीं करना चाहिए। और ये समझाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता था, टू कमिंग टू योर शो। थैंक यू ब्रदर। बट जब अमित ये सब उनका डिवोर्स हुआ था, वो बहुत चीज़ों से गुजरे थे, तुम थे उसके बगल में? वर यू देयर इमोशनली फॉर हिम? नो, आई वॉज नॉट देयर। उन्होंने कभी अमित ने कभी मुझे बुलाया भी नहीं, उस चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं किया, और मैं भी वहाँ पर था नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा उसूल मैं सीख गया था तब तक, कि आपका दुख जो है वो उसके लिए हम नहीं खड़े रह सकते। आपको अपने आप ही
हाथ पैर मारने पड़ेंगे, और ये सबको सीखना चाहिए हम। बट कोई मुझे अगर पूछे, फ़ोन करके मुझे पूछता है, तो मैं ज़रूर उसके लिए खड़ा रहता। बट उसका जो पर्सनल मैटर है वो पर्सनल उसका खुद का है, यू नो। मैं उसको प्रोफेशनली हेल्प कर सकता था, या प्रोफेशनल लेवल पे कुछ भी इश्यूज आते तो मैं ज़रूर खड़ा हो सकता था। बट फैमिली मैटर पे आप क्या ही बोलोगे ना। आप एक प्रोफेशनल इंसान हो और एक और पर्सनल नहीं, इंसान। पर कभी कभार क्योंकि तुम लोग बड़े हुए थे साथ में लिटरली, जी। कभी कभार ऐसा तुम्हें लगता था कि यार शायद मे बी उसने तुम्हें फोन किया होता हो तो तुम उसके लिए खड़े हो जाते? मुझे ऐसा लगा कि उसका क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, उनको मैं बहुत पहले से जानता था। उनका एक्चुअली जो रिलेशन शुरू भी हुआ था वो आइडल के दौरान ही शुरू हुआ था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, यू नो, जब आइडल शुरू था। यू नो, ही यूज टू गेट वेरी, क्या कह सकते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उसको बिकॉज ऑफ हिज हाइट, कलर एंड, यू नो, हम हमेशा ये देखते हैं ना कि गुड लुकिंग होने चाहिए, हर कोई अच्छा दिखना चाहिए। उस भीड़ में एक ऐसा लड़का जो इतना सिंपल है, सीधा साधा है, छोटा सा है, यू नो, बहुत अच्छा गाता है, वो उस तरह की इमेज वाला लड़का आते यहाँ तक पहुँच जाता है। तो और उसको एक बहुत ही सुंदर सी लड़की भी उसकी गर्लफ्रेंड है। तो खुशियाँ थी तभी आइडल के टाइम में, वो खुशी थी इस बात की कि यार अच्छी उसको गर्लफ्रेंड मिली है और अच्छा रिलेशन अभी आगे अच्छी चीज़ें बढ़ेगी। पर ये समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल एवरीथिंग, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मोर देन मी और मोर देन एनीबडी टू एनी अदर आर्टिस्ट, मैं कहूँगा कि फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप बाहर से कितना भी आप किसी भी आर्टिस्ट को, किसी को भी कितना भी प्यार दे सकते हो, लेकिन वो टच नहीं करेगा उसके दिल के अंदर जाके। फैमिली, माँ बाप, भाई बहन या वाइफ, ये जब बोलेंगे ना और ये जब आपको पास लेके आएंगे, वो अलग ही चीज़ है। मेरी वाइफ और मैं, हम लोग मतलब बचपन के दोस्त रहे हैं और फिर बाद में शादी भी हुई। तो मेरे लिए एक मोरल सपोर्ट जो था मेरी वाइफ से बहुत मिला। और मतलब मुझे उसकी वैल्यू मुझे मालूम है, उस रिलेशन की वैल्यू, उस गाइडेंस की वैल्यू। भले उसको नॉलेज नहीं हो, बट उसको बिजनेस हमारा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव लाइन या उसका एक जो सपोर्ट सिस्टम जब आप रियलाइज करते हो, यू स्टार्ट यू नो फाइंडिंग आउट योर ओन वेज। आप अपने आप, वो कहीं पे बोलते हैं ना कि एक बूस्ट मिल जाता है, एक आपको हौसला मिल जाता है कि हाँ अब मैं खड़ा रह सकता हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, यू नो। तो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, सबको ये इंसान होना चाहिए आपके पीछे, और खासकर कलाकारों के लिए। अगर मैं पूछूं 2023 में अमित साना, राहुल या अभिजीत सावंत, हाँ, दोस्त है? मैं जेन्युइनली कहूँ तो दोस्त तो नहीं है हम लोग। वेरी फ्रैंकली, प्लीज़ इस चीज़ को रॉन्गली मत लेना आप कोई भी। हम लोग दोस्त नहीं हैं, हम लोग प्रोफेशनल लोग थे जो प्रोफेशनली एक छत के अंडर आए और हमने काम किया साथ में मिलकर। ऐसा कई सालों, कई महीनों तक काम किया और उसके बाद आज भी मिलते हैं। बट हम जेन्युइनली ऐसे कहें, क्योंकि मेरी वाइब अलग है, मेरे भी दोस्त हैं लेकिन वो अलग दोस्त हैं, और या फिर राहुल के अलग दोस्त हैं। तो और मैं कभी कभी मुझे आश्चर्य भी होता है कि यार इस कैसे इन लोग के भी दोस्त हैं, कैसे हो सकते हैं इसके दोस्त ये भी कभी डाउट होता है। बट देन आई रियलाइज कि यार उसकी वाइब अलग है, उसको समझने वाले लोग अलग हैं और वो उनको ठीक से और अच्छे से समझ सकता है। मैं जिनको समझता हूँ वो अलग लोग हैं, हम लोग अलग हैं। इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कहाँ पे कंफर्टेबल है। अगर लाइफ में वाट लगी, ये दोनों खड़े हो जाएंगे तुम्हारे लिए? मुझे लगता है कि राहुल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि राहुल का एक खास चीज़ ये भी है कि वो होता है, कुछ ना कुछ उसको होता है वो मजाक उड़ाएगा, सब कुछ कर लेगा, बट देन ही विल बी कि हाँ चल यार कुछ प्रॉब्लम है ना, तो मैं जाता हूँ पूछता हूँ क्या है। समवेयर एक जेन्युइन उसका एक नेचर है उसमें। अमित मे बी ही माइट बी मोर स्केयर देन मी जो प्रॉब्लम में है ना, उससे भी वो ज़्यादा डर जाएगा, तो उसका वो प्रॉब्लम है। ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ही विल नॉट से कि अरे नहीं मैंने, अरे बाप रे, बट ही विल बी सो स्केयर्ड कि वो और ज़्यादा डर जाएगा मेरे से।
तो कभी कभी आपको वो लोग नहीं चाहिए होते आज आजू बाजू जो आपको और डरा दे, तो मुझे लगता है कि वो साइड है उसका, तो शायद ना हो, बट राहुल का है पॉजिटिव साइड। आपने कहीं कहा था कि यार रविंद्र रवि हाँ से सब लोग डरते थे, हाँ। क्यों? तो रविंद्र रवि हमारे लिए एक नाइटमेयर की तरह था। वो भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये भी एक चीज़ है। रविंद्र रवि जो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया था, पेंटर था, और वो मतलब उसके परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं होते थे लेकिन वोट मिल जाते थे। तो हम लोगों को एक बिठा के, क्योंकि हम लोग सब डिप्रेस्ड हो गए थे एक टाइम में, हम लोग डिप्रेस इतना हो गए, और फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि यार ये तो जीत जाएगा, हम लोग का क्या फ़ायदा है गा के ये वो। तो हमारा एक टाइप का काउंसलिंग हुआ कि ऐसा सोचो मत, तुम लोग भी अच्छे सिंगर हो, तुम अपने काम पे ध्यान दो, वो आहिस्ता ऐसा फेड आउट हो जाएगा। तो हम लोग बोलते थे सर लेकिन वो 4 लोगों की बलि ले चुका है ऑलरेडी, 4 लोग ऑलरेडी उसकी वजह से आउट हो चुके हैं। बट लोग बोलते थे कि मतलब हमारे जो टीचर थे वो लोग बोलते थे कि आप अपना अच्छा काम करते रहो, बिकॉज अगेन इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, यू कैंट किल हिम, नो। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि 5 कंटेस्टेंट 6 मिलके उसको अब वो लेटा है भाई, तकिया रख रहे हैं। वो आ गया मेरे दिमाग में थॉट। तो वो तो पॉसिबल नहीं ना, तो क्यों इन चीजों के बारे में सोचना है। तो वैसे था, बट या वी यूज्ड टू गेट स्कैर्ड ऑफ हिम लिटरली, यार ये गा देगा और फिर हरा देगा। बट देन माहौल फैला और चीजें बदली। आखिरी सेगमेंट शिट का अंगार। स्केल ऑफ 1 to 10, ओके 10 बीइंग द हाईएस्ट, ओके। कैसे रेट करोगे ये सिंगर्स को? ठीक है, अमित साना, अमित साना 9, राहुल वैद्या, 9, रविंद्र रवि, 6, अदिति पॉल, 9, प्राजक्ता शुक्रे। 9। डू यू बिलीव इन दिस रूमर कि तुम और अमित स्टेज पे हो पर तुम्हारी स्माइल देखकर लोगों ने तुम्हें ज्यादा वोट दिया? ये हो सकता है, मैं जेन्युइनली कहूँ तो ये हो सकता है, क्योंकि मैं एशियन आइडल में गया था, और एशियन आइडल में जो जीते मैं 3rd था, 2nd जो हमें लग रहा था वो 1st आ गया, और जो 1st था वो 2nd आ गया। तो ये हो सकता है स्माइल की वजह से, जो कि मुझे आज तक नहीं लगता सही है। चलो मुझे तो अच्छा लगता है तेरा स्माइल। राहुल वैद्या, हाँ। उससे तुम्हें हराया जो जीता में, हाँ, वो पहला बॉडी लैंग्वेज या लाइन क्या था तुमसे? नहीं मुझे एक्चुअली इंडियन आइडल जितना जेन्युइन शो कोई था ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उतना जेन्युइनिटी किसी और आगे आने वाले शो में बन भी रहा है, क्योंकि तभी करोड़ों में वोट मिल रहे थे, जहाँ पर इंडियन आइडल के टाइम में करोड़ों में वोट थे, यहाँ पर लाख भी नहीं थे हमारे वोट्स अगर टोटल काउंट किए जाए तो और हम कितनी बार लोगों को बोले यार वोट। मैं इसलिए एक टाइम में शो भी करना छोड़ देता, रियलिटी शो करना बंद किया, क्योंकि मैं हर बार कहाँ बोलूँ। आज शायद वापस इतने सालों बाद शायद बोल दूँ। ओके, हिमेश रेशमिया, विशाल शेखर, साजिद वादेद, प्रीतम, अनु मलिक, which music director you enjoyed working with the most? सबकी स्टाइल अलग अलग है। मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा एंजॉय किया SCL के साथ, शंकर एहसान लॉय, उनके साथ मैंने गाना गाया था। चिटागोंग करके एक उनकी फिल्म थी जिसने नेशनल अवार्ड भी जीता। मेरा दोस्त एलेक्स ओनील था उसमें। हाँ, बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म थी यार। बहुत। तो उसमें एक बहुत प्यारा गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया, तो बहुत जेन्युइन, मतलब अलग स्टाइल है। और यार ये दुनिया अलग है यार, लोगों को मतलब कोई बताए कि यार म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारे देश में ना म्यूज़िक इलिटरेसी जो है ना बहुत बड़ी है। हम एक्चुअली म्यूजिशियन को, म्यूज़िक डायरेक्टरों को, लिरिसिस्ट को, सिंगरों को बहुत अलग तरीके से शायद पता ही नहीं होगा, सिंगर ही पता है सबको। इनकी लाइफ बहुत बड़ी है और वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हिमेश जी आते हैं मतलब स्टूडियो में, हिमेश जी आएंगे, ये अरे ऐसा करो 10 मिनट में गाना ख़त्म। हाँ, ऐसे शंकर भाई आते हैं, शंकर भाई सिर्फ पॉइंटर्स बताते हैं, ये अलग लाइन है, ये चीज़ कर दो, ये चीज़ बना दो, हो जाएगा। विशाल शेखर
गाना शुरू होता है, गाना खत्म हो गया, बेस्ट बड़ी, बेस्ट, खत्म। मतलब हर आदमी का अपना अपना तरीका है सिंगरों को गवाने का, वो म्यूजिक। तुमने अन्नू मलिक के लिए कभी गाया नहीं ना? अन्नू जी के लिए गाया मैंने, अन्नू जी के लिए गाया, वो कोई प्राइवेट सॉन्ग था शायद, तो हाँ वो गाया था, बट वो बहुत कड़क है उनका, बहुत वो पुराना, मतलब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मतलब पुराने चावल जैसा बट यू नो ही इज अ सीनियर गाय, तो वो या जतिन ललित, उन एकदम मतलब बाल की खाल के खाल का खाल निकाल देते हैं इतना, मतलब यू नो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी, मतलब जो उनको चीज़ चाहिए वो चाहिए। जतिन ललित के आप गाने सुनो, हर सिंगर का वॉइस टेक्सचर सुनो, अलग साउंड करेगा, बिकॉज दे वर वेरी पर्टिकुलर, वेरी वेरी पर्टिकुलर, तो अलग अलग है सबका। थैंक यू माय ब्रदर। थैंक यू सो मच। और मैं भी कहना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है, हमने बहुत शोज़ किए, एंड आई ऑलवेज सी हिम एज अ सीनियर मोस्ट एंड इंस्पायरिंग आर्टिस्ट। तो मैं आपको देख के बहुत इंस्पायर रहा हूँ। मुझे पता है कि पहला आदमी जो मुझे ऐसा गाड़ी करके, अरे वाह यार तू तो यार नंबर दे मेरे को, ऐसा करके, यू नो काइंड ऑफ अ पर्सन हु वाज ऑलरेडी सो पॉपुलर एंड आपको इस तरह से ग्रीट करता है, तो उसके लिए वैल्यू अलग ही होती है। सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड थैंक यू सो मच बीइंग इन इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग टाइम। थैंक यू सर। यू ट्रूली एन आइडल मेरे भाई। हेलो राहुल, हेलो अमित, वी लव यू। अरे यार जिंदगी छोटी है, एंजॉय यार, एंजॉय। Yes, that is true.